Hello, students of class 7. This is the lesson 4 of your geography part of your SST subject. और जो टाइटल है, द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज सर्कुलेशन ऑफ वाटर, कि यानी कि पानी का जो सर्कुलेशन है या किस तरह से पानी सर्कुलेट होता है पृथ्वी पे, ये उसके बारे में लेसन है। तो सर्कुलेशन का वैसे हिंदी में परिसंचरण बोलते हैं, लेकिन अगर आसान लैंग्वेज में हम समझें तो पानी किस तरीके से सर्कुलेट होता है कि जैसे ज़मीन में चला जाता है, फिर वहाँ से हम उसको कुओं के ज़रिए या बोरिंग के ज़रिए ज़मीन के नीचे का पानी हम लोग अपने यूज़ में लेते हैं। फिर जो हम लोग पानी यूज़ में लेते हैं वो नालियों से बह के नालों में से होता हुआ नदियों में जाता है, और साथ साथ एवेपोरेट भी हो जाता है, यानी वाष्पीकरण भी होता है उसका, और वाष्पीकरण होकर वो आसमान में जाके बादलों का रूप ले लेता है। फिर बारिश से होके वो दोबारा नीचे पानी बरसता है। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन कहलाता है। तो अब इसमें जो लर्निंग एक्टिविटीज़, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं, एक तो वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर, और केस स्टडी द सुनामी इन द इंडियन ओशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ से जो टेक्स्ट शुरू हो रहा है उसमें लिखा है, अबाउट 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। यानी कि हम जानते हैं कि लगभग जो पूरी अर्थ है, पृथ्वी हमारी, उसका 71%, यानी कि अगर उसके हम 3 हिस्से कर दें पूरी पृथ्वी की धरती के, तो 3 में से 2 हिस्सों से भी ज़्यादा जो पार्ट है उसका वो पानी से कवर्ड है, यानी कि उस पर पानी पानी है। 3 हिस्सों में से एक हिस्से पे ज़मीन है जिस पे हम रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, या रोड, ये सब चीज़ें बन सकती हैं। उसमें पहाड़ भी हैं, और जो पहले अगर आपने लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा हो तो मैदानी इलाके और प्लेटोज़ यानी पठार और पहाड़ी इलाके, ये सब ज़मीन के ऊपर हैं, और बाकी सारे पानी हैं। तो जो 71% हिस्सा है धरती का वो पानी है। दिस मेक्स अवर अर्थ यूनिक एज वाटर सपोर्ट्स द प्रेजेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और ये जो बात है कि 71% पूरी धरती का पानी है, तो ये हमारी अर्थ को एक बहुत ही अलग प्लैनेट बनाता है। सबसे सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, आपको मालूम होगा कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। उन सभी प्लैनेट से हमारी ये धरती, हमारी पृथ्वी जो है वो सबसे अलग है, और उसका रीज़न यही है कि इधर पे 71% जो है पानी है यहाँ पर, या पानी ही इधर पर है। इसी से ये पृथ्वी बाकी प्लैनेट से अलग हो जाती है, क्योंकि पानी की मौजूदगी से ही यहाँ पे जो जीवन है या जो लाइफ है, वो किसी भी तरह की लाइफ हो, चाहे पेड़ों की लाइफ हो, जानवरों की हो, इंसानों की हो, उस लाइफ को सहारा पानी से ही मिलता है। पानी की वजह से ही वो लाइफ यहाँ पर मौजूद है इस प्लैनेट के ऊपर, जिसको हम अर्थ कहते हैं, या हिंदी में पृथ्वी। द अर्थ इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज अ वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट ऑन अकाउंट ऑफ दिस वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इस प्लैनेट पे यानी पृथ्वी पे जो इतने बड़े भाग में पानी मौजूद है, पानी जो है से ढका हुआ है, ये पृथ्वी का जो प्लैनेट है 71% उसका हिस्सा, इसी वजह से इसको, पृथ्वी को, वाटरी प्लैनेट यानी पानी वाला ग्रह, या ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। ऑल द वाटर बॉडीज सच एज ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा टुगेदर मेक अप द हाइड्रोस्फीयर। तो इतनी जितनी भी ये वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ उनको बोलेंगे कि जहाँ जहाँ पानी मौजूद रहता है, जिन जिन जगहों पे, जैसे ओशियंस हो गए यानी महासागर, सीज़ यानी कि समुद्र या सागर, रिवर्स यानी नदियाँ, लेक यानी झीलें। तो ये सारी वाटर बॉडीज़ मिलके एक हाइड्रोस्फीयर बनाती हैं, जलमंडल जिसको हिंदी में बोलते हैं, या पानी का एक जो पूरा सिस्टम है वो बनाती हैं, जो पूरे पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइस शीट्स इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर। और इसमें जो पोलर जो जगह, पोलर ध्रुवीय जो जगह हैं, हम जानते हैं कि जैसे कि जो अर्थ है हमारी, उसमें 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो पोल के इलाके हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, महीनों तक सूरज नहीं निकलता है, और निकलता भी है कभी कुछ टाइम के लिए, दिनों के लिए, तो बहुत कम टाइम के लिए। तो इन जगहों पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और यहाँ पर पूरे टाइम बर्फ़ जमी रहती है साल भर तक।
तो इन जगहों की ये जो जमी हुई बर्फ़ है ये भी पानी है। तो इन पानी को भी मिला के ये पूरा हाइड्रोस्फीयर का ये पूरा सिस्टम बनता है। और ये जो बर्फ़ जमी होती है ये पोलर रीजन्स के अलावा, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनके अलावा, हाई माउंटेन रीजन्स, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जैसे हिमालय पर्वत हो गया, और भी दूसरे कई कंट्रीज़ में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इस तरह की जहाँ पर मौसम ठंडा रहता है और ऊंचाई की वजह से, टेम्परेचर के कम होने की वजह से वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है। और इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है, पानी जो ज़मीन के नीचे होता है, जिस तरह से हम कुओं से पानी लेते हैं या बोरिंग वगैरह होती है उसमें से जो पानी आता है ज़मीन के अंदर से, वो पानी भी हमारा हाइड्रोस्फीयर में मौजूद है। और हाइड्रोस्फीयर का और ये वाटर साइकिल का या वाटर सर्कुलेशन का एक पार्ट है। और वाटर वेपर भी इसमें शामिल है कि जो पानी वाष्प बन के उड़ता है, यानी कि अगर हम खुले में कोई पानी का टैंक है या पानी किसी एक जगह पर इकट्ठा रहता है, चाहे कोई इधर तालाब हो, नदियाँ हो, समुद्र हो, तो इन सब जगहों से पानी वाटर वेपर होता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है, यानी गर्माहट से, धूप से वो पानी भाप बन के और उड़ता रहता है। तो यानी कि किसी भी वक्त, चाहे कितना भी टाइम हो रहा हो, महीने का कोई सा भी टाइम हो, साल भर का कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी टाइम हो, वाष्पीकरण एक ऐसी चीज़ है वो जो कंटिन्यू कभी ना कभी कहीं ना कहीं चल ही रही होगी। जितनी ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा वाटर वेपर या वाष्पीकरण होता है, जितनी कम टेम्परेचर होगा, सर्दी होगी, उतना कम होगा। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो गर्मी ज़्यादा होती है। एक साथ पूरी दुनिया में ना ठंड पड़ती है, ना एक साथ पूरी दुनिया में गर्मी पड़ती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो हाइड्रोस्फीयर का सिस्टम है ये होता है। अब ये आते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द अर्थ सर्कुलेट्स विद इन द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर इन वेरियस फॉर्म्स। तो जो पूरा जो पानी है पूरी पृथ्वी का, वो इस तरीके से सर्कुलेट होता है पृथ्वी की जो सरफेस है, धरातल है, धरती है, उस पे, और पूरा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, इसमें किस अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में सर्कुलेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, वो अलग अलग उसमें रूप में पहुंचता है। द वाटर फ्रॉम द oceans and other water bodies evaporates due to the sun's heat and goes into the atmosphere as water vapor। तो जो पानी समुद्र में और खुली वाटर बॉडीज़ में, जैसे लेक हो गई, नदियाँ हो गई, तो इनमें जो रहता है वो सूरज की गर्मी से भाप बन के और आसमान में पहुंच जाता है। दिस वाटर वेपर अपॉन रीचिंग द अपर लेयर ऑफ एयर कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। और जब ये पानी ऊपर पहुंच जाता है, तो ये जब हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में पहुंचता है तो वहाँ टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहाँ पर ये पानी जो वाष्प बन के, भाप बन के गया, ये वहाँ पर जम जाता है, कंडेंस हो जाता है और बादलों के रूप में, बादल के फॉर्म में बन जाता है, बादल बन जाते हैं इसके। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट इन द प्रीवियस चैप्टर। Clouds cause precipitation and the water ultimately comes back to the earth as rainfall or snowfall। और जैसा कि आपने ये पीछे के लेसन्स में भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि जो बादल होते हैं, जब इसमें ज़्यादा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है तो वो फिर बारिश के रूप में दोबारा पृथ्वी पर वापस आ जाता है, बारिश के फॉर्म में पानी बरस के। या तो पानी बरसता है या फिर वहाँ से जो ये ओस होती है या बर्फ़बारी होती है, बहुत से जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कश्मीर वगैरह है, यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। तो ये बर्फ़बारी हो, ओस हो या बारिश हो, इन सब फॉर्म्स में, इन सब रूपों में ये पानी जो ऊपर बादलों में होता है ये वापस धरती पर आ जाता है। सम वाटर कलेक्ट्स इन रिवर्स विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द सी। और कुछ पानी जो है वो नदियों में इकट्ठा हो जाता है, जो कि लास्ट में जाके समुद्र में मिल जाती हैं नदियाँ। तो वो पानी समुद्र में पहुंच जाता है। और नदियों में कैसे पहुंचता है पानी? कि जो ऊंचाई वाली जगह हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जब बारिश होती है तो ऊंची जगह पर तो पानी रुकेगा नहीं, वहाँ से बह के वो नीचाई वाली जगहों पर आके और इकट्ठा हो जाता है नदियों में, और फिर नदियों से होता हुआ वो सीधा जाके समुद्र में मिल जाता है। सम कलेक्ट्स लेक्स और डायरेक्टली एक्यूमुलेट्स इन ओशियंस। अब जो नदियों से जो पानी
बहता हुआ जाता है वो कुछ तो झीलों में इकट्ठा हो जाता है। झीलें एक तरह की वो जगह हैं कि जो बहुत बड़े ऐसे इलाके जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है, तो वो झीलें कहलाती हैं। तो कुछ तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, कुछ जाके सीधा समुद्र में मिल जाता है। दीज अगेन एक्सपोज टू इवेपोरेशन एंड द साइकिल कंटिन्यूज। और फिर से ये जो पानी इकट्ठा होता है, फिर से ये गर्मी से, धूप से इवेपोरेट होके और इसका वाष्पीकरण होकर वो दोबारा बादलों में, आसमान में चला जाता है, बादल बन जाते हैं और फिर से वही बारिश होती है। फिर से पानी इकट्ठा होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है, झीलों में इकट्ठा हो जाता है, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है और लोग बाग उनको अपने ज़रूरत के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से ये जो क्रम है वो चलता रहता है। और इसमें एक रिसर्च में डिस्कवरी के चैनल के किसी प्रोग्राम में ये बात आई थी सामने कि आप लोगों को भी ये जान के बड़ा आश्चर्य भी हो सकता है कि जो पानी है वो जितने टाइम से पृथ्वी है, हम जानते हैं कि पृथ्वी पे जो जीवन है, जो पेड़ पौधे, जानवर और ये सब हैं, ये कुछ करोड़ों साल से हैं। और उसके पहले ये जीवन तो था नहीं। पहले तो पृथ्वी एक आग का गोला थी, फिर पृथ्वी ठंडी हुई, फिर ऐसा भी टाइम आया कि हिमयुग था, यहाँ पूरे पृथ्वी पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। फिर इस तरह से वो बर्फ़ भी पिघली, फिर एक मौसम ऐसा बैलेंस का बना कि यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई। फिर ये जो पूरा एक प्रोसीजर है, साइकिल है वाटर की, ये चलती आ रही है और ये साइकिल ज़रूरी है, इसीलिए ये जीवन यहाँ पर चल पाता है। तो अगर पानी इस तरह से एक जगह इकट्ठा रहेगा, तो जैसे कि बारिश होती है, तो बारिश से क्या होता है कि सभी जगह बादल पहुंच जाते हैं और वहाँ से जब बारिश होती है तो सभी जगह के पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है। अगर मान लीजिए कि ये पानी बरसे ना और एक ही जगह इकट्ठा रहे, समुद्र में ही इकट्ठा रहे या नदियों में ही इकट्ठा रहे, झीलों में ही इकट्ठा रहे, तो फिर किसानी कैसे होगी, खेती कैसे होगी। कुछ जगह तो ऐसी हो जाएंगी कि जहाँ पर बिल्कुल सूखा ही रहेगा, रेगिस्तान रहेगा। हालांकि अभी भी रेगिस्तान है, लेकिन उधर पर कुछ पानी बरसता है, बहुत ज़्यादा नहीं बरसता है। और जो पानी के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जो डिस्कवरी के उस प्रोग्राम में रिसर्च में बताई गई थी, वो ये बताई गई थी कि जब से पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हुआ, जीव जंतु जानवर रहने लगे, जो इंसान के पूर्वज थे, वो बंदर से जब इंसान बना, तब से और बिल्कुल शुरू से पानी ये वही का वही है। यानी कि कभी ना कभी जो पानी हमारे किसी भी पूर्वज और हजारों साल पहले के किसी इंसान ने पिया होगा या उसकी बॉडी में रहा होगा, वही पानी आज भी मौजूद है। पानी नहीं बदला है, क्योंकि पानी कोई पैदा तो होता नहीं है, पानी वही का वही है। यही इस बात समझने की है कि पानी सर्कुलेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह अपनी बदलता है, ना कि पानी कोई नया ऊपर से जो बारिश होती है ये नया पानी नहीं होता है। ये वही पानी है जो सिर्फ सर्कुलेट होता रहता है। और ये हो सकता है कि दूसरी जगह का पानी अगले साल जो बारिश होगी, वो पानी जब एवापोरेट होके वाष्प बन के, भाप बन के आसमान में गया होगा, तो हो सकता है वो किसी दूसरी जगह का, दूसरी कंट्री का भी पानी जो गया हो वो यहाँ बरस गया। और उस रिसर्च में, उस डिस्कवरी के प्रोग्राम में ये भी बताया गया था कि जो पुराने पूर्वज हमारे हुए हैं, उसमें चाहे गांधी जी हुए हों, चाहे राजा महाराजा हुए हों, अकबर बादशाह हुए हों, या जो है कृष्ण जी हुए हों, कोई भी हुआ हो, तो उनके भी जो पानी यूज़ उन्होंने किया होगा, तो वो सारा पानी ही ये वही वाला पानी है, पानी नहीं बदला है। तो इस तरह से ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो अगर आप लोग इसके ऊपर अगर गौर करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। दिस कंटिन्यूस सर्कुलेशन of water in various forms within the hydrosphere and atmosphere by the process of evaporation, condensation and precipitation is termed as hydrological cycle और water cycle। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पानी का जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है कि पानी बादलों से बरसता है, फिर नदियों और झीलों में इकट्ठा हो जाता है, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से फिर बहता हुआ समुद्र में चला गया, फिर वहाँ से फिर से इवापोरेट होके भाप बन के आसमान में चला गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं कि इवेपोरेट माने भाप बनना, कंडेंसेशन का मतलब आसमान में जाके जम जाना, और फिर वहाँ से प्रेसिपिटेशन का मतलब
गिरना वहाँ से। तो ये सारा जो है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल कहलाती है। साइकिल का मतलब एक घूम रहा है कोई चीज़, कि पानी वहाँ से आया, नीचे ज़मीन में इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ से फिर भाप बन के आसमान में चला गया, वहाँ जाके जम गया, फिर वहाँ से फिर बरस गया। तो ये जो पूरी साइकिल है ये वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। Although about two-thirds of the earth surface is covered by water, very little of it is fresh. हालांकि अभी हमने पढ़ा कि पूरी पृथ्वी पर 71% जो भाग है, जो उसका पार्ट है अर्थ का, वो कवर्ड है पानी से, उस पर पानी पानी है, लेकिन फिर भी उसका बहुत ही कम हिस्सा फ्रेश है, यानी कि पीने लायक है, या जिसको हम अपने कामों में पीने के, खाने पीने के, खाना बनाने के और उसमें डेली यूज़ में ले सकते हैं। About 97.3 of Earth's water is in oceans and seas. पूरी जो पृथ्वी का जो 97.3% जो पानी है वो समुद्रों में और महासागरों में है। This is saline water and is not suitable for human consumption. तो ये saline water कहलाता है, काफ़ी हार्ड वाटर कहलाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी सब चीज़ें मिक्स होती हैं कि ये इतना खारा होता है कि ये इंसान के यूज़ करने लायक नहीं रहता है। द रिमेनिंग 2.7 इज़ फ्रेश वाटर। और जो 2.7 बचा पानी, जैसे अगर 100% पानी की बात हो रही थी तो 100 में से 97.3 तो खारा हो गया, और बचा हुआ 2.7% ही सिर्फ फ्रेश वाटर होता है, जिसको हम पी सकते हैं या अपने खाने पीने में या और कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आउट ऑफ दिस 2% ऑफ वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स विच आर नॉट एक्सेसिबल। और इसमें से भी 2.7 में से भी जो 2% है वो आइस कैप्स का मतलब है कि पहाड़ों की चोटियों पर जो बर्फ़ जमी होती है उसको आइस कैप्स कहते हैं। और पहाड़ी के तलहटी में जो पिघली हुई बर्फ़ है थोड़ी, जिसमें कि पानी है और चट्टानें तैरती रहती हैं, वो ग्लेशियर्स होते हैं। तो उनमें से भी ये जो 2.7 है, इसमें से 2% तो पहाड़ों पे और ग्लेशियर्स में रहता है, तो उधर भी हमारी पहुंच नहीं है, वहाँ से हम पानी ला नहीं सकते। थस ओनली 0.7% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो जो पूरा 100% पानी है उसमें से 0.07% यानी 1% से भी कम पानी ऐसा है जो कि फ्रेश भी है और जो हमें मिलता है, हमारी पहुँच है उस तक, जिसको कि हम यूज़ करते हैं। It is found as surface waters. It is found as surface water in rivers and lakes, as groundwater and as water vapor in the atmosphere. और ये जो 0.7% है ये कहाँ पे रहता है? नदियों में रहता है, लेक्स यानी झीलों में रहता है, ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर जो पानी है जो हमारे कुएं के थ्रू या बोरिंग के थ्रू हमें मिलता है वो है, और वाटर वेपर यानी भाप बन के जो पानी उड़ रहा है, आसमान में जा रहा है, वो बादलों बन रहा है, ये वो पानी है 0.7%। अब सेलाइन वाटर क्या होता है? वाटर इन द ओशन एंड सीज कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट। तो जो पानी समुद्रों में और महासागरों में है उसमें क्या होता है कि बहुत ही अलग प्रकार के जो नमक और बाकी चीज़ें घुली हुई रहती हैं उसमें पानी में। द मेजर ऑफ दिस कंटेंट ऑफ सॉल्ट इज़ कॉल्ड सैलिनिटी। और ये जो इसकी जो मात्रा है, जो चीज़ इसमें घुली हुई है, उसको सैलिनिटी बोलते हैं। नॉर्मली एवरी 1000 ग्राम्स ऑफ ओशन वाटर कंटेन्स अबाउट 35 ग्राम्स ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि हर 1000 ग्राम में यानी 1 लीटर पानी में करीब 35 ग्राम जो है वो नमक एक तरीके का घुला हुआ रहता है। सो द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज़ 35 पार्ट्स पर 1000। 1000 में से 35 हिस्से उसके नमक के हैं एक तरीके से, जो समुद्री पानी होता है उसमें। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज़ हाउ एवर नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस, इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। और ये जो नमक की मात्रा है समुद्री पानी में, ये सब जगह एक सी नहीं रहती है, अलग अलग रहती है, और ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो रेट ऑफ एवेपोरेशन, के उधर पर किसी समुद्र के किसी भी हिस्से में पानी के भाप बन के उड़ने की क्या स्पीड है, क्योंकि जिस जगह ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी वहाँ जल्दी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, और जहाँ कम गर्मी पड़ती है वहाँ देर लगती है। अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि पानी का जो वहाँ पे गिरता है पानी वो कितना गिरता है।
अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ एडेड टू द ओशन, और एक वो जो कि फ्रेश वाटर, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ होता है, नदियों में और झीलों वगैरह में होता है। तो जो पानी नदियों के थ्रू आकर समुद्र में मिल जाता है, तो कितना पानी नदियों से आके मिल रहा है उससे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो जहाँ पर नदियों का पानी आके डायरेक्ट मिल रहा है समुद्र में, तो उस जगह नमक की मात्रा कम होगी, क्योंकि फ्रेश वाटर आके मिल रहा है। पीने लायक जो पानी होता है जिसमें नमक की मात्रा कम होती है, वो पानी आके वहाँ पे मिलता है। द डेड सी लाइंग बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल हैव अ सैलिनिटी हायर देन 240 पार्ट्स पर थाउजेंड। और एक जो डेड सी है जो कि जॉर्डन और इसराइल के बीच में है, वहाँ पर सैलिनिटी 240 पार्ट्स पर थाउजेंड से भी ऊपर है। जैसे एवरेज में हमने पढ़ा था कि 1000 में से 35 हिस्से, और इधर पे क्या है, 1000 में से 240 पार्ट से भी ऊपर। एज सेलाइन वाटर इज डेंसर देन ऑर्डिनरी वाटर, इट इज़ ईजियर फॉर स्विमर्स टू फ्लोट इन द डेड सी। और जैसा कि जो सेलाइन वाटर होता है उसका वो गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या है कि जो तैराक होते हैं वो बड़ी आसानी से उस पर तैर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो डूबेंगे नहीं। जैसा यहाँ इस फोटो में हम देख सकते हैं कि ये लोग जो इसमें पानी में हैं वो डेड सी के पानी में है, जिसमें कि सेलिनिटी 240 पार्ट से ऊपर है, यानी इतना ज़्यादा उसमें नमक और गाढ़ापन है कि ये लोग उसमें डूब नहीं रहे हैं, ये तैर भी नहीं रहे हैं और स्टिल हैं फिर भी डूब नहीं रहे हैं। ओशन सर्कुलेशन, अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। तो एक जिस तरह से हमने देखा कि तालाब और झीलों वगैरह में जो पानी इकट्ठा होता है, उसके अलावा जो समुद्र का पानी होता है वो हमेशा मूव होता रहता है, हिलता रहता है। लहरें उधर पे आपने देखा होगा समुद्र में, कभी अगर जाके देखा हो या वैसे देखा हो, तो वहाँ लहरें आती ही रहती हैं। और जबकि तालाबों में और लेक में, झीलों में ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नेवर स्टिल, और ये कभी भी स्थिर नहीं रहता है समुद्र का जो पानी होता है। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ओशन टू अनदर इज टर्म्ड एज ओशन सर्कुलेशन। तो जो पानी का मूवमेंट है समुद्र के एक हिस्से से दूसरी तरफ और दूसरे से फिर वापस उधर या कहीं और, ये सारा जो है वो ओशन सर्कुलेशन कहलाता है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन फॉर्म ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड ऑन ब्रॉडर स्केल एज ओशन करंट्स। तो ये जो चीज़ है, पानी का जो मूवमेंट है, सर्कुलेशन है, ये हम वेव्स में, टाइड्स में और ओशन करंट्स, यानी कि वेव्स का मतलब लहरें, टाइड का मतलब ये जो पानी की जो हाइट है समुद्र का, जो कभी कभी पानी का जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है, कभी लो टाइड हो जाता है, और एक ओशन करंट यानी कि उसका जो बहाव है वो एक साइड से दूसरी तरफ होता रहता है। तो ये इस तरह की चीज़ों में हम इसका मूवमेंट देख सकते हैं। द मेन फैक्टर्स दैट कॉज मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द डेंसिटी वेरिएशन इन सी वाटर। तो एक रीज़न ये जो गर्मी का बढ़ना घटना, और डेंसिटी वेरिएशन का मतलब गाढ़ापन, उसमें घनत्व उसका कम ज़्यादा होते रहना। और घनत्व कम ज़्यादा कैसे होगा कि अगर उसमें फ्रेश वाटर मिल रहा है तो घनत्व उसका कम हो जाएगा, और अगर उसमें और ज़्यादा चीज़ें जो मिली रहती हैं वो और बढ़ रही हैं तो घनत्व उसका बढ़ता चला जाएगा। द वेरिएशन इन सेलिनिटी ऑफ वाटर इन द ओशंस, और इसी तरह से समुद्र महासागरों के जो पानी में वेरिएशन होता है सेलिनिटी में, उसकी वजह से द इफ़ेक्ट ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, और एक जो है हवाओं के जो रुख बदलते हैं, हवाएं चलती हैं कभी दूसरी दिशा से कभी दूसरी दिशा से, तो इन सब वजहों से ये जो पानी का मूवमेंट है, लहरों का आना जाना, टाइड होना, और ओशन करंट यानी कि पानी का कहीं एक तरफ बहाव ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, ये सब इन वजहों से चलता रहता है। अब ये जो वेव्स होती हैं, लहरें, इनके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन विंड ब्लोज ओवर द ओशन सरफेस इट क्रिएट्स वेव्स। तो जब चलती है बहुत तेज़, तो जब समुद्र के ऊपर से हवा चल रही है तो ये क्या करती है, लहरों को बना देती है, क्योंकि हवा जब बह रही है उससे टकरा के पानी से, तो लहर बन रही हैं। देयर साइज डिपेंड्स ऑन हाउ फार, हाउ फास्ट एंड हाउ लॉन्ग द विंड ब्लोज। तो लहरों का जो साइज़ है वो
इस बात पे निर्भर करता है कि हवा जो है वो कितनी तेज़ चल रही है, कितनी दूर तक चल रही है और कितनी ताकत से चल रही है। ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर पुश डाउन बाय द विंड एंड दे कम अप अगेन। तो हवा के दबाव से क्या होता है, पानी दबाव लेता है, हवा का जो है तेज़ और धीमी ये सब चलता रहता है, तो जैसे धीमी हुई तो पानी वापस उठा, तो इस तरह से ये लहरें बनती हैं। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट इज पास्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एंड इज़ विजिबल एज अ वेव। और ये जो पानी का, ये हवा का जो दबाव है कम ज़्यादा होने से, यही पानी को ऊंचा नीचा करते हुए ये लहरों की तरीके से इसको बना देता है, लहरों में तब्दील कर देता है। द हाइएस्ट पॉइंट द वेव्स रीचेज इज कॉल्ड द क्रेस्ट। और जो सबसे ऊंचा बिंदु है कि जहाँ पर पानी पहुँच सकता है, उसको, पानी की जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, लहरों की जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है। द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रफ। और जो सबसे नीचा वाला हिस्सा होता है, क्योंकि लहर उठती है गिरती है, तो उसको ट्रफ बोलते हैं। फ्रॉम वन क्रेस्ट टू द नेक्स्ट इज द वेवलेंथ। और ये जो एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट की जो दूरी है वो वेवलेंथ कहलाती है। यानी एक लहर से दूसरी, जैसे एक नोक है, एक लहर की नोक और दूसरी लहर की नोक, तो ये वेवलेंथ हो गई। द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज द वेव फ्रीक्वेंसी। और एक जगह से 1 सेकेंड में कितनी लहरें निकल रही हैं वो वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। द हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। और जो लहरों की ऊंचाई है वो हवा की स्पीड, कितनी तेज़ हवा चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अ ब्रीफ जेंटल ब्रीज फॉर्म्स पैचेस ऑफ टाइनी रिपल्स ऑन द वाटर सरफेस कॉल्ड कैटस्पॉज। तो जो कम टाइम के लिए और बहुत हल्की उसकी जो हवा चलती है समुद्र के ऊपर, वो एक तरीके से छोटे छोटे ऐसे निशान बना देती है पानी के ऊपर, जिनको कि एक कैट स्पॉ यानी कि कैट स्पॉज यानी कि बिल्ली के पंजे इसको कह सकते हैं, उस तरह का इसको कहा जाता है। यानी कि हवा तो चल रही है लेकिन बहुत कम चल रही है, बहुत कम उसकी ताकत है, और पानी के ऊपर जो शेप बन रहा है लहरों का तो नहीं बन रहा है, लेकिन एक बहुत हल्का हल्का ऐसा पानी के ऊपर निशान से बन रहे हैं हवा की वजह से, जो बिल्ली के पंजे की तरह से पंजे के शेप में है, तो उसको कैटस्पॉ कहा जाता है, कैटस्पॉज कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट winds create huge waves which often caused widespread destruction। जबकि जो बहुत ही तेज़ और एक तूफ़ान की तौर पे जो हवाएं चलती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उससे बनती हैं और काफ़ी उससे कभी कभी नुकसान और तबाही भी मचती है। जाइंट वेव्स दैट समटाइम्स हिट द कोस्ट आर कॉल्ड सुनामी। और बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें इस बहुत तेज़ तूफ़ान की वजह से जो बनती हैं लहरें, और वो जब किनारों पे आके टकराती हैं तो उसको सुनामी कहा जाता है। सच वेव्स आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और वॉल्केनिक इरप्शंस। और ये जो इस तरह की बड़ी बड़ी जो लहरें बनती हैं, ये कभी भूकंप आने पर, या और लैंडस्लाइड यानी कि पहाड़ धसकने से, और वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि जो ज्वालामुखी फटने से ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। एज दीज वेव्स अप्रोच द कोस्ट दे बिल्ट अप in height and crashes onto the shore causing enormous destruction। और जब ये जो लहरें हैं ये इस तरह से बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं कि जब ये किनारों पे आती हैं तो ये बहुत बुरी तरीके से तबाही मचाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ये लहरें और इतनी ताकत से आती हैं कि इनकी चपेट में कोई भी चीज़ अगर आती है, चाहे मकान हो, बिल्डिंगें हों, गाड़ियाँ हों, पेड़ हों, पौधे हों, ये सब खिलौने की तरीके से इसमें उखड़ के और उसके साथ में वो तबाही मचाती हुई उनको अपने साथ ले जाती है। तो ये इसके पहले के पेज पे हमने ये देखा था, एक एक्टिविटी थी मेकिंग वेव्स के, लहरें आप किस तरह से बनाएं, ये उसकी एक्टिविटी आपको करना है। व्हेन यू लुक एट एन ओशन वेव व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द वाटर बिलो द सरफेस? इज द वाटर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द शोर? टू फाइंड आउट यू विल नीड, ये आपको चीज़ें इसमें ये जानकारी अगर आप ये समझें कि जब आप समुद्री लहरों को देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि पानी के नीचे की सतह पे क्या हो रहा होगा। अगर
क्या आप ये समझते हैं कि पानी जो है वो किनारों की तरफ बढ़ रहा है या क्या हो रहा है, ये देखने के लिए ये एक्टिविटी है। तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, अ स्मॉल एक्वेरियम टैंक और क्लियर कंटेनर ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज, अ कॉर्क, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड और मार्किंग टेप। तो एक तो आपको एक्वेरियम टैंक, एक्वेरियम का मतलब होता है जिसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, कांच का जो एक बॉक्स जैसा होता है वो एक्वेरियम होता है। और या फिर उसी तरह का कोई ऐसा कंटेनर हो, ऐसी कोई टंकी नुमा चीज़ हो जो हम आर पार जिसमें देख सकें। एक कॉर्क होगी, एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक टुकड़ा होगा, और मार्किंग टेप, एक टेप चाहिए होगा जिसमें कि मतलब नापने के लिए। फिल इन द टैंक विद वाटर एंड प्लेस द कॉर्क इन द सेंटर, कि पानी से वो टैंक भर दें, एक्वेरियम का टैंक या कोई ऐसा पानी की टंकी जिसको कि आर पार हम देख सकते हैं। यूज़ द टेप टू मार्क द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ द कॉर्क ऑन ईच साइड ऑफ द कंटेनर। और जब हम पानी भर के उसमें कॉर्क डाल दें और उसको नाप लें दोनों तरफ से कि वो कहाँ पर है। एट वन एंड ऑफ द टैंक जेंटली लोअर एंड रेज अ स्मॉल वुडन ब्लॉक इन एंड आउट ऑफ द वाटर टू क्रिएट वेव्स। और एक तरफ वो जो लकड़ी का आपने टुकड़ा लिया हुआ है उससे एक तरफ उसको पानी में थोड़ा सा डुबाएं और फिर निकालें और फिर डुबाएं, इस तरह से ऊपर नीचे उस लकड़ी को करेंगे पानी से टच करके, तो उससे वो लहरें बनेंगी। हाउ एंड वेयर डिड द कॉर्क मूव, एनर्जी in the form of waves move across the cork, but the cork itself and the water moves in a circular motion। तो क्या होगा कि जब आप ये देखेंगे कि अगर लहरें बन रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, कॉर्क जो है वो कहाँ किनारे की तरफ जा रहा है या क्या हो रहा है। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको करके देखेंगे, तो उसका आपको रिज़ल्ट पता चलेगा कि जो एनर्जी पैदा हो रही है लहरों से, वो कॉर्क को पार करती हुई लहरें जा रही हैं, और लेकिन जो कॉर्क है और जो वहाँ का पानी है, लहरें तो निकल जा रही हैं पार करती हुई उसको, लेकिन जो कॉर्क जिस जगह पर है और जो पानी है वो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है। और ये आपको जब ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, तो उसको करके और देखिए फिर। अब ये केस स्टडी है, सुनामी इन द इंडियन ओशन इन 2004, कि जो इंडियन ओशन यानी भारतीय हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी 2004 में, ये उसकी केस स्टडी है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 26 दिसंबर 2004 अ मैसिव अंडरसी अर्थक्वेक अकर्ड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा इंडोनेशिया, के 26 दिसंबर 2004 की सुबह एक बहुत बड़ा समुद्री भूकंप आया जो कि नॉर्दर्न सुमात्रा इंडोनेशिया में आया। इट्स मैग्नीट्यूड वॉज 9.1 ऑन द रिक्टर स्केल, और जो उसकी तीव्रता थी जिसको हम भूकंप को नापते हैं तो कितनी तीव्रता थी उसकी, उसके हिसाब से ये माना जाता है कि भूकंप खतरनाक था या नहीं था। तो 7 के आसपास के भूकंप को, जो एक उसका नापने का जो स्केल होता है उसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, और उस पर जब उसकी जो नाप आती है रीडिंग, तो उसमें 7 के ऊपर वाला खतरनाक होता है। और ये जो भूकंप आया था ये 9.1 था। The earthquake caused a series of tsunamis that devastated the coasts of most landmass bordering the Indian Ocean। और ये जो अर्थक्वेक आया था इससे इतने झटके आए थे उसके कि उससे बार बार झटके आने से कई सारी जो है लहरें इस तरह की उठी, और वो पूरा जो हिंद महासागर के आसपास के जो किनारे थे, जो जो कंट्रीज़ के किनारे लगते थे, वो सब जगह उससे बहुत तबाही हुई। जो अफेक्टेड एरियाज थे वो क्या थे, द रीजन्स वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, साउथ एशिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और जो जो ये हिंद महासागर से, इंडियन ओशन से जो लगी हुई कंट्रीज़ थी, जिन कंट्रीज़ के किनारे लगे हुए थे, वो कंट्रीज़ इससे अफेक्टेड हुई, जिसमें इंडोनेशिया, साउथ एशिया, श्रीलंका और थाईलैंड थी। सम प्लेसेस इन दीज रीजन्स वर हिट बाय वेव्स ऑलमोस्ट 30 मीटर हाई। और कुछ जो इलाके थे और उनमें जो लहरें टकराई वो करीब 100 फीट ऊंची थी, 30 मीटर की, वो उतनी ऊंची ऊंची लहरें आके टकराई। द कंट्रीज अलोंग द कोस्ट
The countries along the east coast of Africa, about 4,500 kilometers west of the place of origin of the earthquake, were also affected. और जो देश अफ्रीकन समुद्री किनारों पे लगे हुए थे, जो कि वहाँ से 4500 किलोमीटर 4500 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जो थे, जहाँ से ये भूकंप आया था, तो उतनी दूर तक भी जाके उनका असर पड़ा था। यानी कि हिंद महासागर से अफ्रीका काफ़ी दूर है, लेकिन जो अफ्रीका के जो किनारे वाले देश थे, उधर भी जाके उसका असर हुआ था। कोस्टल एरियाज ऑफ अदर साउथ एशियन कंट्रीज लाइक मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश एंड मालदीव्स ऑल्सो सफ़र सीरियस डैमेज। और जो समुद्री किनारों वाले इलाके थे कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ के, यानी दक्षिणी एशियाई देश जो थे, जैसे मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश और ये मालदीव्स वगैरह, तो इनके यहाँ पर भी काफ़ी इसका नुकसान हुआ था। इन इंडिया द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर द वर्स्ट अफेक्टेड। और भारत में भी जो कई ऐसी जगहें थी, कई ऐसे राज्य थे जो समुद्री किनारे जिनके जिनके राज्यों में, जिनके इलाकों में लगते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थे, इनमें भी काफ़ी तबाही मची थी, यहाँ भी बहुत असर पड़ा था। अब ये आप मैप पे देख सकते हैं कि ये सारे राज्यों के जो किनारे हैं वो समुद्री किनारों से, मतलब समुद्र से टच होते हैं, समुद्री किनारे हैं इन राज्यों में। द इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइलैंड्स विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। और जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड का, जो सबसे इंडिया का जो सबसे दक्षिणी, सबसे ज़्यादा दूरी वाला जो पॉइंट है, वो पूरी तरह से डूब गया था इसमें। एज वर अ फ्यू अदर आइलैंड्स, और जो कि कुछ और जो वहाँ के द्वीप थे उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। अब ये आती है बात ओरिजिन पर कि कहाँ से ये इसका जो सेंटर था, जो भूकंप आया था, वो कहाँ आया था। द अर्थक्वेक took place due to shipping of a long fault along the zone where the Indian plate dives under the Burma plate। तो अगर आपने ये पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों की, जिनको प्लेट्स बोलते हैं, वो होती हैं, और जब वो अपना स्थान बदलती हैं, सरकती हैं, तब ये भूकंप आता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो अर्थक्वेक आया था, वो जो स्लिप हुई थी ये प्लेट्स, जो कि इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के अंदर वो प्लेट जो है मूव हुई, तो उसकी वजह से ये आया था। द बर्मा प्लेट रोड वर्टिकली अबव द इंडियन प्लेट, और जो बर्मा प्लेट थी वो एक तरीके से इंडियन प्लेट के ऊपर खड़े उसमें मूव होके आ गई थी। शॉक वेव्स वर रिलीज्ड एज अ रिजल्ट इन द इंडियन ओशन, और इससे जो लहरें हैं वो रिलीज़ हुई, वो बनी, और इंडियन ओशन में वो लहरें पैदा हुई। दे ट्रेवल्ड एट अ ट्रमेंडस स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर क्रिएटिंग सुनामी। और ये 800 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये लहरें पैदा हुई, इनकी स्पीड इतनी तेज़ थी, और ऊंचाई जैसा कि बताया जा चुका है 30 मीटर ऊंचाई थी, 100 फीट, यानी 100 फीट ऊंची, और 800 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये लहरें किनारों की तरफ आईं और सब जगह जाके किनारों पे जाके टकराईं। द वेव्स वर ओनली अ मीटर हाई इन द डीप सी बट रीच्ड अ मैक्सिमम हाइट अबाउट 30 मीटर एज इट अप्रोच द कोस्ट। और जब ये लहरें शुरू हुई तो सिर्फ 1 मीटर, जहाँ से ये बनना शुरू हुई लहरें, जहाँ भूकंप आया उस जगह, तो ये शुरुआत हुई 1 मीटर से, लेकिन ये किनारों तक आते आते 30 मीटर इनकी ऊंचाई हो गई थी, क्योंकि नीचे से ये पैदा हुआ भूकंप का झटका, तो वहाँ से तो एकदम जो झटका लगा तो 1 मीटर ऊंचाई ही लहर बनी, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ती गई उसकी ऊंचाई भी बढ़ती गई। अब इम्पैक्ट किया, असर क्या हुआ। द सुनामी कॉस्ट अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मोर देन 2 लाख पीपल वर किल्ड, थाउजेंड्स वर मिसिंग एंड मिलियंस वर लेफ्ट होमलेस। तो जो ये सुनामी आई, इससे इतना ज़बरदस्त तबाही हुई थी कि 2 लाख लोग इसमें मारे गए थे करीब, और दसियों लाख जो लोग थे वो बेघर हो गए थे, और हज़ारों जो है मिल नहीं रहे थे, मतलब लापता हो गए थे। द वेव्स ट्रेवल्ड अपॉन अ डिस्टेंस ऑफ
3 किलोमीटर इनलैंड फ्रॉम द कोस्ट, और ये जो लहरें थीं वो किनारों पर जब टकराईं तो उससे 3 किलोमीटर अंदर तक ये पहुंच गई थी। इतनी तेज़ स्पीड थी कि और 3 किलोमीटर तक जो भी मिला वो सब पूरा तबाह करती चली गई थी। इनंडेटिंग फार्मलैंड्स एंड वाइपिंग आउट विलेजेस, और पूरे जो खेत थे और ये जो गांव के गांव थे वो पूरे जो उनके 3 किलोमीटर की रेंज में आए वो पूरे उससे तबाह हो गए थे। हाउसेज वर फ्लैटेंड, ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स वर अपरूटेड, व्हीकल्स वर सबमर्ज्ड, और जो घर थे वो पूरे मतलब एक तरीके से समतल हो गए थे। कोई घर जैसे खड़ा हुआ है तो वहाँ से जो लहरें गुजरी तो वो पूरा उसको तोड़ती फोड़ती हुई बिल्कुल ज़मीन में मिलाते हुए उसको समतल करते हुए निकल गई। जो पेड़ थे, बिजली के खंभे थे, वो सब उखड़ गए, और जो गाड़ियाँ थीं, कारें थीं या और जो बसेस वगैरह थीं वो सब पानी में डूब के तैरती हुई लुढ़कती हुई चली गई थीं पानी में, पानी के उससे फोर्स से। A large number of deaths and destruction was a result of lack of any warning system. तो ये जो जितनी सारी ये मौतें हुई थी और जो तबाही मची थी उसका कारण क्या था कि कोई हमारे पास वार्निंग सिस्टम नहीं था, चेतावनी देने वाला कोई सिस्टम नहीं था कि जिससे हमें ये पता लग पाता कि इस तरह से सुनामी आने वाली है। सुनामी आर रेयर इन द इंडियन ओशन, जबकि सुनामी जो है वो इंडियन ओशन में ये हिंद महासागर में आना बहुत ही कम होता है ऐसा। तो इसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं था किसी को कि ऐसा हो सकता है। सो सुनामी वार्निंग सिस्टम हैड नॉट बीन डेवलप्ड फॉर दिस रीजन, तो इसी वजह से ऐसा हुआ था कि सुनामी की चेतावनी देने वाला जो सिस्टम था वो इस इलाके के लिए तैयार नहीं किया गया था, बनाया नहीं गया था। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर देयरफॉर कॉट अनप्रिपेयर्ड, और इसी वजह से जो इसके शिकार हुए थे जितने लोग वो इसीलिए शिकार हो गए थे कि वो कोई तैयार ही नहीं थे बिल्कुल इस चीज़ के लिए कि ऐसा हो जाएगा। वार्निंग साइंस क्या होते हैं कि चेतावनी जो हमें मिल जाती है वो कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिनसे हमें इसकी चेतावनी मिल सकती है। देयर आर सर्टन साइंस दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद अ सुनामी, तो इस तरह के बहुत से साइंस संकेत होते हैं कि जिनको हम सुनामी से जोड़ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि सुनामी आ सकती है। वन पॉसिबल साइन ऑफ सुनामी इज़ द विड्रॉवल ऑफ द सी फ्रॉम द कोस्ट सडनली, तो एक जो सबसे अहम जो संकेत होता है, साइन होता है सुनामी का, कि जो किनारों से एकदम से समुद्री जो किनारा है वो एकदम से खाली सा हो जाता है। तो एक तो इससे समझ में आ जाना चाहिए, दिस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, और ये इसलिए होता है कि जो हमने जो अभी बात की कि जो प्लेट्स होती हैं अंदर ज़मीन के अंदर, चूँकि वो समुद्र के में भी ज़मीन होती है, पानी जो भरा है, पानी के जहाँ तक पानी की गहराई है वहाँ तो ज़मीन ही है, और उसके नीचे जो पानी के अंदर ज़मीन के अंदर की जो प्लेट्स हैं वो जब अपनी जगह बदलती हैं तो उसकी वजह से ये पानी इस तरह से मूवमेंट पानी में होता है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गैस may bubble to the water surface and make the sea look as if it is boiling. हमें बुलबुले टाइप के दिख सकते हैं पानी में गैस के, जिससे कि ऐसा लगे कि शायद पानी उबल रहा है। ये भी एक उसका सिंबल होता है, एक संकेत होता है। Sometimes the water in the waves may be unusually hot, और कई बार ऐसा भी होता है कि पानी जो है लहरों में काफ़ी गर्म भी महसूस हो सकता है हमें। The water may even smell of rotten eggs or of petrol or oil एंड द वाटर में स्टिंग द स्किन, और कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि पानी जो है एक तरीके से जो ख़राब हो जाते हैं अंडे, जिस तरह की स्मेल उसमें से आती है वैसी स्मेल आए, या पेट्रोल और ऑयल की आए, या फिर जो पानी है वो एक तरीके से हमको स्किन में एक कांटे जैसा चुभे या डंक जैसा चुभे पानी से, वो चीज़ भी इसकी जो है एक संकेत होता है कि सुनामी आने के ये संकेत हैं। Other early warnings came from animals who sensed danger and displayed strange behaviors or fled to higher ground, और कुछ ऐसी भी जो वार्निंग्स होती हैं उससे जानवर, चूँकि जानवर को कुदरत ने, ईश्वर ने इस तरह की ताकत दी है कि उनको ये किसी भी तरह की अनहोनी खतरे का अंदाज़ा बहुत जल्दी हो जाता है। तो कई बार जो है जानवर कुछ ऐसी हरकतें करने लगते हैं कि अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, या जो ऊंचाई वाली जगह हैं उधर पर चले जाते हैं, तो इससे भी समझ में आ सकता है कि कोई खतरा है इस तरीके का। रिलीफ ऑपरेशंस क्या हुए,
कि राहत कार्य कैसे होते हैं। रिलीफ ऑपरेशन एंड एड कम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से राहत के काम हुए, राहत की सामग्री आई। यूनाइटेड नेशंस, एनजीओज एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंड द गवर्नमेंट्स इन रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। और जो संयुक्त राष्ट्र है, राष्ट्रों का जो एक यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कहीं भी कोई दिक्कत किसी भी कंट्री में होती है तो वो अपना एक तरीके से रिलीफ जो पूरे उनके प्रोग्राम हैं चलाते हैं। उनकी टीम्स जाती हैं, खाने का और सारे लोगों के रहने का और दवाइयों का और उनके केयर करती हैं। तो ये सारे और एनजीओज़ हैं, ये सब आ गई गवर्नमेंट्स। जो जो जिन जिन कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम हुई थी वहाँ की सरकारों के साथ मिलके उन्होंने लोगों के लिए रिलीफ के लिए काम किया। दो रिहेबिलिटेशन वर्क in the affected areas is now almost totally completed, people are yet to come to terms with the emotional scare left behind by the killer tsunami। हालांकि अब वो जो रिलीफ मिला उनको, उससे तो वो रिलीफ तो मिल गया, लेकिन अभी भी जो उनके दिलों में दहशत है, जो जिन लोगों ने इसको झेला था, वो दहशत अभी भी उनके दिलों में मौजूद है। तो ये हमने देख लिया स्टूडेंट्स। तो अभी तक का इसको इतना ही रखते हैं, आगे का एक्सप्लेनेशन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।